हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट राहुल में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब आप यूनिट को सिंक्रोनाइज करने जाते हैं, जब आपका टरबाइन 3000 आरपीएम पे आ जाता है और इसके बाद आप इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका X1, X2, X3, X4, X5, X6 मान लीजिए सारा क्राइटेरिया आपका फुलफिल्ड हो गया है। आपका टरबाइन 3000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है और X7 क्राइटेरिया जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का है, जो लोडिंग ऑफ द टरबाइन का है। ये X7 क्राइटेरिया किसके लिए है? लोडिंग के लिए। मीन अब आपको अगर X7 क्राइटेरिया मिल जाता है तो आप यूनिट को सिंक्रोनाइज करने के लिए जाते हैं। तो उस समय आप सिंक्रोनाइजेशन से पहले इलेक्ट्रिकल का कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। आप इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं कि हम लोग आप सिंक्रोनाइज करने के लिए रेडी हैं, अब अपना जो एक्टिविटी है वो कीजिए। तो इलेक्ट्रिकल उस समय क्या करता है, उसको गौर कीजिएगा फ्रेंड, कि जनरेटर का जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है उसको 21 केवी जनरेट करता है। जनरेटर जो होता है उसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है 500 मेगावाट के केस में आपका 21 केवी रहता है। तो पहले हम लोग सिंक्रोनाइजेशन से पहले जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज 21 केवी जनरेट कर लेता है। किसके हेल्प से? तो आपका एक पीएमजी होता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जिसको हम लोग पायलट एक्साइटर कहते हैं। एक आपका मेन एक्साइटर होता है, आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, एवीआर। इस सब के हेल्प से आपका जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 21 केवी जनरेट कर लेता है। और जब 21 केवी जनरेट हो जाता है तो फिर विद द हेल्प ऑफ जीटी इस 21 केवी को स्टेप अप करके 400 केवी में कन्वर्ट कर देता है। और जब चूंकि आपका यूनिट बस बार से आप कनेक्ट करते हैं, 400 केवी का आपका बस बार होता है, ठीक है, बस बार होता है 400 केवी का। तो जब आपका ग्रिड का वोल्टेज और जीटी का आउटपुट वोल्टेज जब इक्वल हो जाता है, ग्रिड का वोल्टेज कितना है? 400 केवी, और आपका जीटी का वोल्टेज कितना है? 400 केवी, मैच हो गया है। फिर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका आरपीएम को मैच करते हैं। आरपीएम जैसे आपका मैच हो जाता है फिर आपका ग्रिड के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, आपका जीसीबी ऑन हो जाता है। ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका फेज में आता है 3000 आरपीएम, आपका ग्रिड का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाता है फिर आपका जीसीबी ऑन होता है और आपका ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है। आपको देखिएगा उसमें लोडिंग 40-45 मेगावाट आपको शो हो जाता है। तो ये टॉपिक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज 21 केवी कैसे जनरेट होता है। अक्सर आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन से पहले जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज कितना हम लोग जनरेट करते हैं 500 मेगावाट के केस में, और कैसे जनरेट होता है, क्या क्या उसका सीक्वेंस है, क्या क्या फेनोमेनन है, उसमें इलेक्ट्रिकल क्या क्या करता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप में आपको फ्रेंड एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और कुछ भी पावर प्लांट से रिलेटेड अगर आपको पास डाउट है, आपके पास क्यूरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइव 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जो कि आपका लार्ज कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। 500 से कम कैपेसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट जैसे कि 250 हो गया, 210 हो गया, वहाँ पे स्टैटिक ब्रश एक्साइटेशन सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 500 के केस में हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड देखिएगा कि आपका एक जनरेटर होता है और उसके बगल में आप देखिए एक्साइटर कनेक्टेड रहता है। तो जनरेटर में आपका एक स्टेटर पार्ट होता है, एक आपका रोटर पार्ट होता है, ठीक है। जनरेटर का रोटर पार्ट जो होता है वह कनेक्टेड टू द टरबाइन शाफ्ट होता है। टरबाइन शाफ्ट के साथ जनरेटर का रोटर आपका कपलिंग कनेक्टेड रहता है। अगर आपका टरबाइन का शाफ्ट रोटेट कर रहा है
तो जनरेटर का भी रोटर रोटेट करेगा। ठीक है, तो स्टेटर में भी आपका वाइंडिंग रहता है एंड रोटर में भी आपका वाइंडिंग रहता है। आप देखेंगे होंगे फ्रेंड कि रोटर को कूलिंग करने के लिए आपका हाइड्रोजन गैस रहता है और स्टेटर को कूल करने के लिए आपके पास प्राइमरी वाटर सिस्टम रहता है। ठीक है, एक्साइटर में आपका भी दो पार्ट होता है, एक आपका होता है पायलट एक्साइटर, एक होता है आपका मेन एक्साइटर। ठीक है, पायलट एक्साइटर मीन्स आपका पीएमजी, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है। ठीक है, और इसी का यूज करके हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो पीएमजी क्या रहता है कि आप देखिएगा कि आपका जो मेन एक्साइटर का जो रोटर पार्ट होता है, ठीक है, रोटर पार्ट किससे कनेक्टेड रहता है? जनरेटर के साथ कपलिंग रहता है, रिजिड कपलिंग रहता है जनरेटर के साथ, और जनरेटर का जो शाफ्ट रहता है वो टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। अगर आपका टरबाइन का शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो जनरेटर का भी शाफ्ट रोटेट करेगा और साथ ही साथ आपका एक्साइटर का भी जो रोटर है वो भी रोटेट करता है। ठीक है, तो उसी रोटर पे आपका परमानेंट मैग्नेट माउंटेड रहता है। ये आपका 3 फेज पायलट एक्साइटर होता है और इसका जो फील्ड रिवॉल्विंग फील्ड होता है। क्योंकि आपका मान लीजिए कि आपका ये मेन एक्साइटर है तो आप टुवर्ड्स द जनरेटर दिखेगा इंड पॉइंट से, तो सबसे पहले आपका क्या रहता है? परमानेंट मैग्नेट रहेगा, फिर उसके बगल में आपका एक फैन लगा रहता है। और जब आप एक्साइटर जब खुलता है ओवरऑलिंग में तो आप फ्रेंड उसमें देखिएगा कि मेन एक्साइटर के रोटर में सबसे लास्ट पॉइंट में आपका पीएमजी रहता है, परमानेंट मैग्नेट रहता है, उसके बगल में आपका फैन रहता है फॉर द कूलिंग ऑफ द एक्साइटेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका बियरिंग रहता है, जो 7th नंबर जो बियरिंग है बियरिंग रहता है। उसके बाद आपका मेन एक्साइटर का रोटर रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका डायोड देखते होंगे डायोड व्हील, 2 डायोड व्हील रहता है जिसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड व्हील कहते हैं। उसमें एक पॉजिटिव पोलैरिटी एक नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। उसके बाद आपका कपलिंग होता है जो जनरेटर के साथ, जनरेटर के रोटर के साथ इसको हम लोग कपलिंग करते हैं। तो पूरा सॉफ्ट दिखेगा फ्रेंड, इस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है। पहले आपका पीएमजी रहेगा, फिर उसका फैन रहता है, फिर बियरिंग चैम्बर रहेगा, फिर आपका मेन एक्साइटर का रोटर रहता है, फिर आपका डायोड व्हील है, 2 डायोड व्हील होता है, और उसके बाद आपका कपलिंग रहता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट है। तो आपका परमानेंट मैग्नेट जो होता है रोटर पे माउंटेड रहता है, तो अगर रोटर रोटेट करेगा तो आपका पीएमजी भी रोटेट करते रहता है। ठीक है, ये आपका 3 फेज रिवॉल्विंग यूनिट रहता है। तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो रिवॉल्विंग नेचर का होता है। ठीक है, इसका 16 पोल का रहता है। पीएमजी जो फ्रेंड है वो आपका 16 पोल का रहता है और आपका 400 हर्ट्ज का रहता है। 16 पोल एंड 400 हर्ट्ज का रहता है, और ईच पोल में आपका 12 सेपरेट परमानेंट मैग्नेट रहता है। तो ईच पोल में आपका 12 सेपरेट परमानेंट मैग्नेट होता है। तो समझिए कितना मैग्नेट हो गया, 16 × 12, इतना आपका मैग्नेट रहता है। ठीक है, और इसका जो स्टेटर पार्ट है उसमें आपका आर्मेचर रहता है। ठीक है, उसमें आपका आर्मेचर रहता है। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, जब आपका मैग्नेट रोटेट कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका रोटेट करेगा। तो आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट होगा, उस फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस। तो यहां से उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जिसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो पीएमजी का अरेंजमेंट आपका ये रहता है। ठीक है, यहां देखिए मेन एक्साइटर में भी आपका रोटर पार्ट रहता है और स्टेटर पार्ट रहता है। ठीक है, इसका जो स्टेटर में आपका इसका जस्ट रिवर्स है। जैसे इसमें आपका स्टेटर में था आर्मेचर और इसके रोटर में आपका रहेगा आर्मेचर, और स्टेटर में आपका क्या रहता है? डीसी फील्ड रहता है, डीसी फील्ड वाइंडिंग रहता है। तो मेन एक्साइटर के रोटर में आर्मेचर रहेगा और स्टेटर में डीसी फील्ड वाइंडिंग रहता है। ठीक है, जबकि पीएमजी में आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसके स्टेटर में आपका आर्मेचर रहता है। ये बेसिक अरेंजमेंट है। एक्साइटर का जो है ये 6 पोल का रहता है। आर्मेचर जो है वो 6 पोल का रहता है और 150 हर्ट्ज का रहता है। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 21 kV कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहला काम आपका पीएमजी का होता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जिसको हम लोग पायलट एक्साइटर भी कहते हैं। जैसे इसका जब आपका टरबाइन का शाफ्ट 3000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो
एक्साइटर का भी रोटर 3000 आरपीएम पे रोटेट करेगा। मीन आपका जो पीएमजी जो है वो भी आपका 3000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ओके, पीएमजी में आपका क्या है, ये आपका 16 पोल का है, 3 फेज है, 400 हर्ट्ज का है। जैसे ये रोटेट करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसके स्टेटर में आपका आर्मेचर है। इसके स्टेटर में क्या है, आर्मेचर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहाँ पे, स्टेटर पार्ट में। तो इसके स्टेटर में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक आपका एसी करंट एंड वोल्टेज यहाँ से डेवलप होगा। तो सबसे पहला काम आपका पीएमजी से होता है। पीएमजी जब 3000 आरपीएम पे रोटेट करता है, ये आपका 3 फेज रिवॉल्विंग यूनिट है, 16 पोल का, 400 हर्ट्ज का है, और इसके स्टेटर में आपका आर्मेचर है। तो आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, उससे क्या होता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एक एसी करंट इंड्यूस हो जाता है। एसी करंट इंड्यूस कहाँ पे होगा, इसके आपका जो पायलट एक्साइटर के स्टेटर पार्ट में आपका एसी करंट इंड्यूस हो जाता है। और उस एसी करंट का देखिएगा फ्रेंड, जो आपका वोल्टेज रहेगा वो 220 से 230 वोल्ट के आसपास रहेगा, और करंट जो रहता है वह 10 से 11 एम्पियर के आसपास रहेगा। तो सबसे पहला काम हो गया क्या कि आपका पायलट एक्साइटर से आपका करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट एंड 11 एम्पियर के आसपास रहता है। सबसे पहला काम यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ आप पूछ सकते हैं कि 16 पोल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, अगर एसी करंट का नेचर क्या रहता है फ्रेंड, आपका साइनोसॉइडल नेचर का होता है। इसमें आपका बहुत सारा रिपल्स है, बहुत सारा क्या है, रिपल्स है। तो ज़्यादा अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, ज़्यादा पोल का अगर यूज़ करेंगे तो आपका रिपल्स लगभग फेज आउट हो जाता है, इस टाइप से हो जाएगा। तो मोर पोल होने से क्या होता है कि आपका रिपल्स, जो देखिए यहाँ कितना रिपल्स था, अब आपका रिपल्स आउट हो जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, ज़्यादा पोल का हम लोग यूज़ करते हैं टू फेज आउट द रिपल्स। आपका लगभग रिपल्स देखिए आउट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी करंट और 11 एम्पियर, ये कहाँ जाता है फ्रेंड्स, ये AVR में जाता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में जाता है। फॉर्मूला तो आप जानते होंगे आपका सिंक्रोनस मोटर के लिए, NS = 120 F/P, जहाँ NS होता है आपका स्पीड और 120 F मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, P मतलब नंबर ऑफ पोल होता है। तो अगर आपका देखिए यहाँ पे जो मेन पायलट एक्साइटर का जो आरपीएम है कितना, 3000 आरपीएम है, तो NS को आप 3000 आरपीएम लिख दीजिए। P मतलब नंबर ऑफ पोल, 16 पोल है, डिवाइड बाय 120, यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया 400 हर्ट्ज। 400 हर्ट्ज का हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करने के पीछे क्या है कि आपका रिपल्स को फेज आउट कर देता है। अगर लेस फ्रीक्वेंसी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा आपका रिपल्स रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही फास्ट रहेगा तो आपका इतना तेज़ होगा कि आपका रिपल्स मोटा मोटी कॉन्स्टेंट हो जाता है, रिपल्स आपका फेज आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका 220 से 230 वोल्ट एंड 11 एम्पियर का एसी करंट जो पीएमजी के स्टेटर से निकलता है, वो कहाँ जाता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में जाता है। पीएमजी का जो आउटपुट निकलता है वो आपका एसी करंट हुआ, जिसका आपका 220 से 230 वोल्ट एंड 11 एम्पियर के आसपास करंट रहता है। ये जो करंट आता है वो आपका AVR में आता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है AVR का। देखिए AVR क्या करता है कि AVR में हम लोग एक सेट पॉइंट डाल देते हैं। AVR में क्या डालते हैं हम लोग, एक सेट पॉइंट डाल देते हैं कि ठीक है, हमको 21 किलो वोल्ट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जनरेटर के टर्मिनल पे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जो कि मेजर करता है आपका एक्चुअल जो है आपका कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। PTCT होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो डेट मेजर्स द एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द जनरेटर। ये आपका एक्चुअल है वोल्टेज है, और ये आपका सेट पॉइंट हम लोग डाल देते हैं 21 kV वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है कि ये AVR मेजर करता है
कि आपका उसमें एक कंपैरेटर लगा रहता है। कंपैरेटर आ रहा है, उसमें दो डाटा जा रहा है कंपैरेटर में, एक सेट पॉइंट का डाटा जा रहा है, एक एक्चुअल वोल्टेज का आपका डाटा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस दोनों के बेसिस पे एक एरर सिग्नल जनरेट होता है। एरर सिग्नल मतलब क्या होता है, कितना आपका सेट पॉइंट है और कितना आपका एक्चुअल है, दोनों के डिफरेंस से एक एरर सिग्नल आता है। उसको हम लोग मॉडिफाई एम्पलीफाई कर देते हैं, जो कि वो एरर बहुत ही कम होता है। इसको एम्पलीफाई करके AVR में आता है। ठीक है, अब AVR देख रहा है कि सेट पॉइंट आपका इतना है, एक्चुअल में आपका वोल्टेज कितना है, दोनों से के बेस्ड ऑन द एरर सिग्नल पे ये आपका थायरिस्टर कंट्रोल होता है। AVR जो होता है वो थायरिस्टर कंट्रोल होता है, मतलब वो उतना ही वो मतलब जो आपका करंट आ रहा था इसमें 220 वोल्ट और 11 एम्पियर को, ये AVR में आया, AVR में जाता है। AVR क्या करता है, यहाँ से थायरिस्टर कंट्रोल से इसको, चूंकि ये AC था, यहाँ से इसको DC आउटपुट निकालता है। ठीक है, और DC आउटपुट जो होता है जनरली आपका 60 वोल्ट और 40 वोल्ट और 60 एम्पियर DC करंट वहाँ से निकालता है। ये आपका वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका सेट पॉइंट और एक्चुअल वोल्टेज के दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। उसी प्रकार से वो गेट ओपनिंग है कि उतना ही गेट ओपन करेगा कि ताकि आपका जनरेटर का जो वोल्टेज हो वो इसके आसपास रहे। अगर ज़्यादा गेट ओपन कर देगा तो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर इसका गेट का ओपनिंग कम कर देगा तो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, कि आपको इतना ही थायरिस्टर कंट्रोल का गेट को ओपन करेगा, इतना ही इस करंट को इतना मिनिमाइज करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा कि जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज हो वो सेट पॉइंट के आसपास रहे। ये आपका कंट्रोल करेगा। इसमें आपका दो चैनल होता है, चैनल 1 एंड चैनल 2। को एक चैनल हम लोग सर्विस में रखते हैं, दूसरा चैनल को हम लोग स्टैंड बाय में रखते हैं। अगर किसी चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो स्मूथ चेंज ओवर हो जाता है दूसरा चैनल। ठीक है, तो यहाँ AVR कंट्रोल इसी को करता है कि आपका सेट पॉइंट कितना है और जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, दोनों के एरर सिग्नल पे, दोनों के डिफरेंस से एक एरर सिग्नल निकलेगा। एरर सिग्नल के बेसिस पे AVR क्या करेगा कि आपका DC करंट निकालेगा जो कि मेन एक्साइटेशन सिस्टम को भेजेगा। ठीक है, तो AVR समझ गए। AVR चैनल आपका चैनल 1 रहता है एंड चैनल 2 रहता है। कोई एक चैनल हम लोग सर्विस में रखते हैं, दूसरा चैनल को हम लोग स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। इसलिए आप देखते होंगे हम लोग चैनल को ऑटो में ऑन कर देते हैं कि आपका चैनल ऑटो में काम करता रहेगा। ये थायरिस्टर कंट्रोल होता है। तो यहाँ से आपका ये DC निकलता है, DC, और ये जो DC करंट है वो आपका पहले हम लोग फील्ड ब्रेकर को ऑन करते हैं। ठीक है, एक फील्ड ब्रेकर है, फील्ड ब्रेकर को जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, फील्ड ब्रेकर को जैसे ही ऑन करेंगे कि आपका ये करंट कहाँ चला जाएगा, मेन एक्साइटर में। यहाँ से करंट कहाँ चला जाएगा, मेन एक्साइटर में। ठीक है, अब आपका ये करंट DC करंट आ गया मेन एक्साइटर में। AVR का जो आउटपुट है वो आपका DC करंट होता है। DC करंट आपका जो आता है वो मेन एक्साइटर के स्टेटर में आता है। देखिए, इसका स्टेटर में जो रहता है वो DC फील्ड वाइंडिंग रहता है। रोटर में आपका 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इसमें पोल जो है 6 पोल रहता है और इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 150 हर्ट्ज निकलेगा। ज़्यादा हर्ट्ज हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका रिपल्स फेज आउट हो जाए, रिपल्स आपका कम से कम रहे। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझिए, जो आपका AVR का आउटपुट आता है वो DC फील्ड वाइंडिंग में आया, इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। फिर आपका उससे रोटर में ये आपका इंड्यूस करंट आ जाता है। ठीक है, स्टेटर में आपको DC करंट आया AVR से और रोटर में आपका इंड्यूस EMF आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, इंड्यूस AC करंट निकलता है। और इस इंड्यूस करंट का देखिएगा वो 600 वोल्ट का रहता है। ठीक है, तो रोटर का जो आउटपुट होता है वो AC करंट होता है। ठीक है, अब इस AC करंट आपका रोटर से निकल रहा है, तो रोटर में ही आपका क्या था, डायोड था। रोटर में आपका 2 डायोड था, रेक्टिफायर्ड डायोड व्हील था, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव। रोटर में ही है, पॉजिटिव पोलरिटी का है, एक आपका नेगेटिव पोलरिटी का था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए रेक्टिफाइड डायोड देखिएगा कि 2 डायोड रहेगा, एक आपका A व्हील रहता है, एक आपका B व्हील रहता है। A व्हील मतलब नेगेटिव पोलरिटी का होता है और B व्हील जो होता है आपका पॉजिटिव पोलरिटी का होता है। इसमें आप नंबर ऑफ डायोड देखिएगा, दोनों में
तो 60 डायोड रहता है, फ्यूज देखिएगा 30 रहेगा, एंड नंबर ऑफ आरसी नेटवर्क जो आपका रेसिस्टेंस कैपेसिटर नेटवर्क जो होता है वह 6 होता है। तो दोनों व्हील में आपका 60 डायोड, 60 फ्यूज एंड नंबर ऑफ आरसी नेटवर्क 6 होता है। ये काम क्या करता है कि इस डायोड में जो आपका इंड्यूस एसी करंट आता है, इंड्यूस एसी करंट आपका कहाँ से आ रहा है, रोटर ऑफ द मेन एक्साइटर में, क्योंकि आपका स्टेटर में डीसी फील्ड आया था, यहाँ से आपका रोटर में 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग था, वहाँ से आपका इंड्यूस एसी करंट आता है जो उसका वोल्टेज 600 वोल्ट के आसपास रहता है। ये करंट जो होता है आपको डायोड में आता है, और ये जो रेक्टिफायर डायोड है या आपका रोटर ऑफ द मेन एक्साइटर है या परमानेंट मैग्नेट रोटर ऑफ द पायलट एक्साइटर जो है वो सब एक ही शाफ्ट में माउंटेड रहता है। मतलब आप देखिएगा फ्रेंड कि मेन एक्साइटर का जो आप रोटर देखिएगा उसमें एक एंड में आपका पीएमजी रहता है, फिर आपका फैन रहता है, फिर आपका बियरिंग हाउसिंग देखिएगा, फिर आपका मेन एक्साइटर रोटर होता है, फिर डायोड व्हील होता है। ये एक ही शाफ्ट में रहता है, और ये शाफ्ट जो रहता है वह जनरेटर के शाफ्ट के साथ रिजिडली कपल रहता है थ्रू द कॉन्टैक्ट पिन। 4 कॉन्टैक्ट पिन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डायोड है, डायोड काम क्या करता है कि डायोड में जो आपका एसी करंट जो आया रोटर ऑफ द मेन एक्साइटर से, इसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये डायोड क्या करता है, उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है डायोड। और इस डीसी करंट का जो वोल्टेज रहता है जनरली देखिएगा फ्रेंड, आपका 340 वोल्ट, और मैक्सिमम जो रेटेड करंट है जनरेटर फील्ड करंट 4040 एम्पियर के आसपास होता है। और ये करंट आपका कहाँ गया, रोटर ऑफ द जनरेटर में, जनरेटर के रोटर में थ्रू द कॉन्टैक्ट पिन। आपको इस पिक्चर में फ्रेंड दिख रहा होगा कि एक रिजिड कपलिंग है और बीच में जो 4 होल है इसी में आपका कॉन्टैक्ट पिन रहता है। तो डायोड से जो करंट निकलता है डीसी करंट, इसी कॉन्टैक्ट पिन के थ्रू रोटर ऑफ द जनरेटर में चला जाता है। अब आपका डीसी करंट कहाँ आ गया, जनरेटर के रोटर में आ गया। फ्रेंड जो आपका रेक्टिफायर डायोड व्हील था, डायोड व्हील से जो आउटपुट करंट निकलता है वो डीसी होता है, और वो डीसी जो होता है थ्रू द कॉन्टैक्ट पिन आपका कहाँ पे आ गया करंट, डीसी करंट जनरेटर के रोटर में आ गया। और इसके रोटर में भी वाइंडिंग है और इसके स्टेटर पार्ट में भी आपका वाइंडिंग है, ठीक है। तो रोटर में आपका जो मैक्सिमम जो रेटेड जनरेटर फील्ड करंट जो होता है वह आपका 4040 एम्पियर होता है, और रेटेड जनरेटर फील्ड वोल्टेज जो होता है वो 340 वोल्ट का होता है। तो ये रेटेड है, मतलब मैक्सिमम है, इससे आपका कम ही रहता है। जनरली आप देखिएगा तो 3600 एम्पियर के आसपास रहेगा फुल लोड पे, उसी के आसपास रहता है, ठीक है। वोल्टेज आपका 340 वोल्ट के आसपास रहता है। तो आपका रोटर में आपका डीसी करंट आ गया, फिर उसके थ्रू आपका क्या होता है कि स्टेटर में, क्योंकि आपका ये रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आपका स्टेटर में आपका मैग्नेटिक आपका वाइंडिंग है, उसमें भी आपका एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस करंट निकल जाएगा। तो स्टेटर से आपका इसके स्टेटर से जो आपका इंड्यूस करंट निकलेगा वो एसी करंट होगा, और उसका जो वोल्टेज होता है वो 21 केवी के आसपास, और करंट देखिएगा फ्रेंड जनरली आपका 16000 एम्पियर के आसपास करंट होता है। इसलिए आप इससे, ये मैक्सिमम रेटेड करंट है, इससे आपका कम ही रहता है, 14500 के आसपास या 15000 करंट के आसपास रहता है। तो स्टेटर का जो निकलेगा आपका टर्मिनल वोल्टेज वो 21 केवी निकलता है, और करंट आपका इतना निकलेगा। और 21 वोल्टेज जैसे ही आ गया, फिर आपका हम लोग जीटी से इसको स्टेप अप करके 4000 करते हैं, फिर उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज हम लोग 21 केवी डेवलप करते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट काम था वो पीएमजी का था। पीएमजी इसको ब्रशलेस कॉन्टैक्ट बनाता है, क्योंकि पीएमजी जैसे ही रोटेट करता है उसमें आपका 16 पोल का रहता है, और 1 पोल में आपका 12 मैग्नेटिक सेपरेट मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट रहता है। जैसे ही मैग्नेट रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। उससे स्टेटर में आपका क्या था, वाइंडिंग था। तो स्टेटर के वाइंडिंग में आपका एक इंड्यूस करंट आ जाता है, जो कि 220 वोल्ट और 11 या 10 एम्पियर के आसपास होता है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता है, आप देखिए जब आपका 2000 आरपीएम पे रहेगा तो आपका पीएमजी का जो वोल्टेज होता है वो आपका कम रहेगा, 170 180 वोल्ट के आसपास रहता है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, 220 वोल्ट के आसपास आ जाता है, करंट 10 आता है। वहाँ से आपका एवीआर में जाता है। तो एवीआर क्या करता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है, वहाँ पे हम लोग एक सेट पॉइंट डाल देते हैं कि अब जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज इतना मेंटेन होना चाहिए। मान लेते हैं 21 केवी है,
उसमें एक कंपैरेटर रहता है। कंपैरेटर क्या करता है, वो कंपेयर करता है कि जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज एक्चुअल में कितना है और सेट पॉइंट कितना है। इसके बेस पे एक एरर सिग्नल आता है और एरर सिग्नल के बेसिस पे उसमें एक गेट कंट्रोल होता है, थैरिस्टर कंट्रोल होता है। वो आपका डीसी करंट का कितना वैल्यू होगा वो कंट्रोल करता है। क्योंकि डीसी करंट अगर आप मेन एक्साइटर में जो करंट आप भेज रहे हैं वो कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका कंट्रोल कर रहा है एवीआर वहीं पे कंट्रोल कर लिया कि हमको एक्साइटेशन सिस्टम में जो करंट भेजेंगे वो इतना भेजेंगे कि ताकि आपका जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज 21 kV के आसपास मेंटेन रहे। वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके एरर सिग्नल के बेसिस पे उसका आउटपुट निकालेगा और वहाँ से जो डीसी करंट निकालेगा वो जनरली उसका 40 वोल्ट और 60 एम्पियर के आसपास निकालता है। इसी को ये कंट्रोल करता है डीसी। अगर मान लीजिए कि जनरेटर का वोल्टेज बहुत ही कम है तो गेट को ज़्यादा ओपन करेगा, ओपन करके डीसी वोल्टेज को बढ़ा देगा, तो एक्साइटेशन में जो करंट है उसको बढ़ा देगा। देख रहा है कि वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है तो गेट को कंट्रोल को धीरे धीरे कम कर देगा और मेन एक्साइटेशन में जो करंट भेजेगा डीसी करंट उसका वैल्यू आपको कम भेजेगा। तो ये कंट्रोल करता है आपका एवीआर। वहाँ से आपका मेन एक्साइटर में आता है। मेन एक्साइटर में आपका क्या रहता है, स्टेटर में आपका डीसी वाइंडिंग रहता है और रोटर में 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो जैसे डीसी करंट आपका स्टेटर वाइंडिंग में आया तो रोटर में आपका एसी करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे इंड्यूस करंट वो 600 वोल्ट का इंड्यूस करंट होता है। वहाँ से जो करंट निकलता है वो रेक्टिफायर व्हील में जाता है, डायोड व्हील में जाता है, जिसमें आपका 2 डायोड व्हील होता है, एक पॉजिटिव पोलरिटी एक नेगेटिव पोलरिटी होता है। वहाँ से क्या करता है, थ्रू द कॉन्टैक्ट पिन, क्योंकि वो मेन एक्साइटर का जो रोटर होता है वो जनरेटर के रोटर के साथ रिजिडली कपल रहता है। थ्रू द कॉन्टैक्ट पिन, बीच में आपका कॉन्टैक्ट पिन रहता है, उस कॉन्टैक्ट पिन के थ्रू आपका जनरेटर के रोटर में डीसी करंट आ जाता है, जिसका जो मैक्सिमम रेटेड जनरेटर फील्ड करंट जो होता है वो 4040 एम्पियर रहता है और रेटेड वोल्टेज जो रहता है वो 340 वोल्ट के आसपास रहता है। तो अब आपका जनरेटर के रोटर में क्या आ गया, करंट आ गया, डीसी करंट आ गया और उसके आपका स्टेटर में भी वाइंडिंग है तो वहाँ पे आपका एसी इंड्यूस हो जाता है, जिसका जो आपका वोल्टेज रहता है वो 21 kV रहता है और करंट जो होता है वो रेटेड 16,000 एम्पियर के आसपास रहता है। अब दिखेगा कि आपका 40,500 40,600 एम्पियर के आसपास आपको करंट मिलेगा। तो इस प्रकार से जनरेटर का में टर्मिनल वोल्टेज हम लोग डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कैसे डेवलप करते हैं और ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका पीएमजी था। सबसे पहले इनिशियल में जो पावर का जो जनरेट होता है वो पीएमजी के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एवीआर में जाता है, एवीआर से मेन एक्साइटेशन सिस्टम के स्टेटर में आता है, स्टेटर से आपका रोटर ऑफ द मेन एक्साइटर में गया, फिर थ्रू द डायोड व्हील एंड द कॉन्टैक्ट पिन आपका जनरेटर के आपका रोटर में गया, फिर रोटर से जनरेटर के एक्साइटर में आया, करंट वहाँ से निकल जाता है। ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखें और कुछ भी अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और इसके बाद मैं एवीआर का डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि एवीआर का मेन फंक्शंस क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है और एवीआर क्यों ज़रूरी है, एवीआर का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन थर्मल पावर प्लांट में। थैंक यू।